जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RIMC या सैनिक स्कूल के लिए हम लोगों ने एक रोजगार इन डिफेंस के तहत यहाँ पर क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, बेसिक सी एक चीज़ है जिसमें RMS का हम एग्ज़ाम पेपर देखेंगे कि कैसा केमिस्ट्री का पेपर आया था। पिछली क्लासेस में हमने फिजिक्स का सोल्यूशन देख लिया है, मैथमेटिक्स का सोल्यूशन देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि क्या केमिस्ट्री का पेपर था, क्या केमिस्ट्री का एग्ज़ाम का लेवल था, जिससे कि आप जब RMS यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देंगे तो आपको वहाँ का लेवल पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी हो ही हो और आपका ये एग्जाम क्लियर हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं RMS यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्या केमिस्ट्री का पेपर आया था उस एग्जाम को हम समझते हैं, उस पेपर को देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक एज वेल एज शैटर प्रूफ बॉटल्स एंड जार, यानी कि वह कौन सा सिंथेटिक मटेरियल अपन यूज करेंगे जिससे हमारे पास फैब्रिक बन सके और साथ साथ में ऐसी बॉटल या जार बन सके जिनके अंदर बेसिकली हम पानी पीते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कंटेन करके रखते हैं। तो चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला दिया था नाइलॉन, दूसरा दिया था रेयॉन, तीसरा हमें दे रखा है पॉलिस्टर और चौथा हमें दे रखा है एक्राइल। तो याद रखेंगे हमारे पास जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से हम बेसिकली क्या करते हैं, पॉलिस्टर से हम सिंथेटिक फैब्रिक बनाते हैं और शैटर प्रूफ बॉटल बनाते हैं। कारण क्या है पॉलिस्टर से बनाने का, तो इस पे ना जंक नहीं लगता, इट डज नॉट कोरोड, यानी कि इस पे जंक नहीं लगता और ये रिसाइकिलेबल होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर ये बॉटल टूट जाए तो रिसाइकिल करके हम इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। यानी कि पॉलिस्टर हमारा एक ऐसा फैब्रिक, बेसिकली आप कह सकते हो एक प्लास्टिक के अंदर आएंगे जो बेसिकली फैब्रिक या हमारे शैटर प्रूफ बॉटल्स को बनाने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहां पर, द सब्सटेंस विच हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस हमें बताना है जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। नाउ कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है इसको भी थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन था हाइड्रोजन, बायोगैस, LPG और CNG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम बात करें कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, आप ऐसे समझिए कि 1 किलो आपने क्या किया, हाइड्रोजन को जलाया, 1 किलो बायोगैस को जलाया, 1 किलो अगर आप LPG को जला रहे हैं और 1 किलो CNG को जला रहे हैं, तो किसको जलाने से हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। यानी कि जला तो आप 1-1 किलो ही रहे थे, लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा, इसीलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल भी कहा गया है। हाइड्रोजन की जो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 150 किलो जूल पर केजी, यानी कि अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो 150 किलो जूल ऊर्जा आपको मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी। बायोगैस में हम बात करें तो 38 किलो जूल पर केजी इसका होता है। LPG की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 50 किलो जूल पर केजी, इतनी एनर्जी हमें मिलेगी अगर हम 1 किलो LPG को जलाएं। और CNG की होती है 42 किलो जूल पर केजी। तो आपको बात ध्यान में इतनी सी रखनी है कि सबसे ज्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की। इस क्वेश्चन को अगर मैं यूं कहूं कि सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी, कैलोरीफिक वैल्यू फिर याद रखें कि 1 किलो हाइड्रोजन को जलाने में हमें 150 किलो जूल की एनर्जी मिल रही है, 1 किलो बायोगैस को जलाने में हमें 38 किलो जूल एनर्जी मिल रही है, 1 किलो LPG को बर्न आउट करने पर हमें 50 किलो जूल एनर्जी मिल रही है और 1 किलो CNG को जलाने पर हमें 42 किलो जूल एनर्जी मिलती है। यानी कि सब तो 1 ही किलो है, लेकिन एनर्जी का लेवल अलग अलग है, किसी में ज्यादा एनर्जी मिल रही है, किसी में कम। तो सबसे कम होती है बायोगैस की, सबसे लोवेस्ट यहां पर दे रखी है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और सबसे हाईएस्ट किसकी है, हाइड्रोजन की। तो हमसे क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा था तो हाइड्रोजन विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फॉलोइंग दैट आर स्टोर इन वाटर एंड कैरोसिन रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक ऐसी चीज या ऐसे ऑप्शन हमें बताना था जो पानी में रखा जाता है और दूसरे को यानी कि हम कैरोसिन में रखेंगे, रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं ना।
तो मरकरी और पोटेशियम यानी कि जो पहले लिखा है वो पानी में रखा जाना चाहिए और दूसरा जो है वो मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पोटेशियम एंड मरकरी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फॉस्फोरस एंड सोडियम, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सोडियम एंड फॉस्फोरस। अब देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो एक ही जैसे दिए हैं बट आगे पीछे शफल करके दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम आगे हो गया, मरकरी पीछे। तो आपको आगे वाला याद रखना है, रिस्पेक्टिवली हमें यहाँ पर कहा है, यानी कि पहली चीज जो होनी चाहिए वो वाटर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए वाटर में किसको रखते हैं, तो वाटर में रखा जाता है फॉस्फोरस। वाटर सबसे पहले वाटर, मरकरी को नहीं रखते वाटर में, मरकरी तो नॉर्मल हमारा हो जाता है, ठीक है, मरकरी हम नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस को हम पानी में रखते हैं। और कैरोसिन में तो सर पोटेशियम भी रखते हैं, सोडियम भी रखते हैं, पर मरकरी और पोटेशियम है हमारा ऑप्शन, तो मरकरी को पानी में तो रखेंगे नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया। पोटेशियम कैरोसिन में होता है, बिल्कुल ये हमारा सही होता, बट पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पोटेशियम को हम पानी में नहीं रखते, ये बहुत विगरस रिएक्शन करेगा और आग लगने की संभावना है, ठीक है। तो फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं और सोडियम को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं। तो सर अगर इसका एक ऑप्शन फॉस्फोरस और पोटेशियम हो तो क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सोडियम को हम पानी में नहीं रखते, सोडियम पानी के साथ बहुत विगोरस रिएक्शन करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप यहां से ये कंक्लूजन समझे होंगे कि जो फॉस्फोरस है या जो सोडियम है, फॉस्फोरस को हम वाटर के अंदर रखते हैं क्योंकि एयर के साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। फॉस्फोरस एयर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, रिएक्ट, जबकि वाटर के साथ इट इज नॉन रिएक्टिव, पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। हमें क्या करना होता है, हम किसी चीज को क्यों स्टोर करके रख रहे हैं कि वो एयर या वाटर के साथ रिएक्ट ना करे। तो फॉस्फोरस जो है वो एयर के साथ बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, परंतु पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम फॉस्फोरस को पानी में रख देते हैं। जबकि सोडियम को ना तो वाटर में रखेंगे ना एयर में रखेंगे, क्योंकि ये इन दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा तेज रिएक्शन देगा, बहुत विगोरस रिएक्शन देता है, इसलिए सोडियम को कहां रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर, यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द सॉलिड ब्लैक रेजिड्यू इज। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, हमें क्या करना है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कोयला समझ लो, कोल को हमने हीट किया, बहुत ज्यादा हीट किया, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में, इसको हवा नहीं देनी, इसको ऑक्सीजन नहीं देना, बस इसको हीट करना है, लेकिन ऊपर जहां हम इसको हीट कर रहे हैं वहां पे एयर नहीं होनी चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज को हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो ब्लैक कलर का रेजिड्यू कौन सा होगा, यानी कि काला काला रेजिड्यू कौन सा बचेगा। तो पहला ऑप्शन था कोल, दूसरा ऑप्शन है कोक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऐश और चौथा ऑप्शन कह रहा है कोल तार। तो याद रखेंगे कोल का अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो एक काला काला अमाउंट का सब्सटेंस मिलता है, वो होता है कोक, जो पोरस होता है, इसमें हल्के हल्के छेद होते हैं, पानी इसके अंदर रह जाएगा, पोरस होता है, तो कोक हमें यहां पर मिलता है। तो कोक इज अ ब्लैक रेजिड्यू, काले काले कलर का एक रेजिड्यू नीचे बच जाएगा जब हम एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, क्लियर। तो ये एक छोटी सी वैल्यू है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नेक्स्ट कह रहा है हमारा सल्फर ऑक्साइड, यानी कि हमें सल्फर का ऑक्साइड यहां पे कह रहा है, और नेक्स्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को यानी कि SO2 को, जो कि एक गैस है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर एक लिक्विड है, तो जब ये दोनों के दोनों रिएक्ट होते हैं तो बनता है H2SO3, जो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है पानी में, और इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो ये हमें सल्फ्यूरस एसिड देती है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका मैंने फिर फॉर्मूला बताया, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, बस फॉर्मूला याद रखना। तो हमें मिलेगा यहां पर सल्फ्यूरस एसिड, ठीक।
जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा H2SO3, जो कि एक सल्फ्यूरस एसिड होता है एक्वस के साथ। एक्वस मतलब पानी होता है, ठीक है, एक्वागार्ड होता है ना, एक्वा मतलब पानी, तो पानी से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म इज कोटेड विद अ प्लास्टिक दैट इज अ फायर रेजिस्टेंट, आइडेंटिफाई द प्लास्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टेफ्लॉन, मेलामाइन, पीईटी और पॉलिस्टर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फायर फाइटर होते हैं, जो आग से हमें बचाते हैं, आपने देखे होंगे ना कि कहीं आग लग गई तो ऐसा है कि कोई अंदर सामान रह गया या कोई बंदा फंस गया, बेसिकली तो सबसे ज़्यादा जान इंपॉर्टेंट है किसी की, तो कोई अगर उस आग के अंदर फंस जाता है कि वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोटिंग, कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों के ऊपर कोटिंग होती है जिनसे उनके कपड़ों पर आग ना लगे, वो आग से बच के उस इंसान को बचा के ले आए। तो जो फाइटर होते हैं, फायर फाइटर होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म एक मतलब मैं कह सकता हूं एक प्लास्टिक से कोटिंग होती है, और उस प्लास्टिक को हम कहते हैं मेलामाइन। क्या कहते हैं? मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो आग में, देखो आपने देखे होंगे ऐसा एक प्लास्टिक आपने देखा होगा जो हमारे घरों में होता है, जैसे आपके ये पेन वेन वगैरह वाला, कि इसको गर्म करोगे तो धीरे धीरे लचीला हो जाएगा, एकदम पिघलने लगेगा। अब पेन है ना, जैसे पेन के होते हैं, तो इन प्लास्टिक को आप एक आग के ऊपर रख दो, ऐसे धीरे धीरे आप देखोगे धीरे 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 गल जाएगा, वो होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर आप आग लगा दोगे उन पे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं होते, ना वो पिघलते हैं। तो मेलामाइन जो होता है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि ये जो मेलामाइन होता है ये इतने इजीली, मतलब इजीली क्या, ये पिघलता ही नहीं है, इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ होती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक विच नॉट या विच डू नॉट गेट सॉफ्टन इवन डोंट मेल्ट, ये पिघलते भी नहीं है और सॉफ्ट यानी कि स्मूथ और मुलायम भी नहीं होते व्हेन यू कीप इन द फायर, जब आप इनको आग में रखते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A student classifies chromium as a ductile but not carbon. What explains the classification? Chromium can be drawn into thin wire but carbon cannot. Chromium can be made into thin sheet but carbon cannot. Chromium can be beaten to make sound but carbon cannot. Chromium can be plated over the other metal but carbon cannot. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो, एक लड़के ने क्रोमियम को कहा कि क्रोमियम डक्टाइल है, कार्बन डक्टाइल नहीं। आपके एक दोस्त ने कहा कि जो क्रोमियम है वो डक्टाइल है, लेकिन कार्बन डक्टाइल नहीं। तो दोस्तों डक्टाइल का मतलब क्या है? सबसे पहले ये शब्द समझो। सो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल दैट मेटल कैन बी फॉर्म इन अ लॉन्ग थिन वायर्स। यानी कि भैया सीधी सीधी बात कि हम किसी मेटल को खींच खींच के तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तार। तो डक्टिलिटी मतलब तार बना सकते हैं, किसी को वायर बना सकते हैं मेटल को। तो अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि क्रोमियम डक्टाइल है, इसका मतलब क्रोमियम की हम पतली लंबी तार बना सकते हैं। और कार्बन नहीं है, यानी कि कार्बन की तार बनाओगे तो कार्बन टूट जाएगा, क्योंकि वो तो पीटोगे, जैसे उसे मारोगे। तो तार बनाने के लिए तुम्हें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे ठोकना पड़ेगा जिससे वो खींचे, तो तार कहां से बन पाएगी? तो भैया क्रोमियम को वायर बनाया जा सकता है, बिल्कुल, कार्बन को नहीं। हमारा ऑप्शन यही है ना। अच्छा, शीट भी है सर यहां पर, तो शीट में होता है मेलिएबल, ठीक है। अगर यहां पर डक्टाइल की जगह मेलिएबल होता है, मेलिएबल, ठीक है, मेलिएबल, तो मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कैन बी, हम कह सकते कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट्स, पतली चादर बना सकते हैं हम इनकी। तो शीट बनाने के लिए मेलेबल, ठीक है, मेलेबल। चलिए, अच्छा यहां पर साउंड की बात आई तो सोनोरस वर्ड्स यूज करते हैं, सोनोरस। और अब यहां पर कह रहा है प्लेटिंग, तो इसको हम कहेंगे एक्चुअली में इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर तो यही है, क्योंकि भैया डक्टाइल से मतलब है क्रोमियम को तार बनाया जा सकता है। मेटल एंड नॉन मेटल में मेटल्स की प्रॉपर्टीज में ये आता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। टू एलिमेंट एक्स एंड वाई आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, दे आर देन डिसॉल्व इन वाटर। एलिमेंट एक्स फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, एलिमेंट वाई फॉर्म एन एसिड। व्हाट आर एलिमेंट एक्स एंड वाई? एक्स मेटल है, वाई नॉन मेटल है।
एक्स नॉन मेटल है, वाई मेटल है। एक्स हमारा मेटल है, वाई हमारा मेटल है, और यहां पर कह रहा है एक्स नॉन मेटल है और वाई भी नॉन मेटल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन का दो एलिमेंट है, एक है एक्स और एक है वाई। जब इन्हें हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो इसने अपना ऑक्साइड बनाया होगा, और हमने वाई को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो वाई ने अपना ऑक्साइड बनाया होगा। अब जब हमने इसको पानी में डाला, किसमें, वाटर में डाला, जब हमने इस XO को वाटर में डाला तो इसने बनाया बेस। यही कह रहा है ना, हाइड्रोक्साइड कह रहा है, देखो हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड बेस होता है, वाटर सॉल्यूबल बेस आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड या एल्कली। और जब हमने इसको वाटर में मिलाया तो इसने बनाया एसिड। अब नोट लिखेंगे एक प्यारा प्यारा सुंदर सा, और वो ये नोट लिखेंगे कि मेटल के ऑक्साइड बेस बनाते हैं। सर पता कैसे लगा? क्योंकि इसने हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक तरीके के बेस होते हैं। तो बेस हमेशा मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब X है मेटल, और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, या मेटालिक ऑक्साइड जो हम कहते हैं, जिन्हें मेटालिक ऑक्साइड, ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ये बेसिक होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बेस होते हैं। वहीं पर जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक। एक छोटा सा एग्जांपल याद रखना, अगर यहां पर लिखा है मैंने Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम मेटल है इसलिए ये बेसिक है। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो कार्बन और सल्फर नॉन मेटल है और इनके ऑक्साइड जो होते हैं ये हमारे एसिडिक होते हैं। इसलिए याद रखेंगे कि X हमारा मेटल हो गया और Y हमारा नॉन मेटल हो गया। तो X इज मेटल एंड Y इज नॉन मेटल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेम द एलिमेंट दैट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ऑप्शंस आर आयरन, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। तो जो भी आयरन से ऊपर होगा, ये सॉरी, जो भी कॉपर से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कौन सी चीज यहां पर डाली जाए जो कॉपर को रिमूव कर दे? तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर, एक सेकंड गाइस, हमारे पास यहां पर पूरा का पूरा क्या होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। हम याद करेंगे क्योंकि हल्दी अगर और पड़ती, ऐसे करके याद कर लेते, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जो भी ऊपर वाला है वो ज्यादा ताकतवर है, जो भी ऊपर वाला है वो ज्यादा ताकतवर है, नीचे वाले को भगा देगा। यानी कि प्लेटिनम से ज्यादा ताकतवर गोल्ड पे है, गोल्ड से ज्यादा ताकत सिल्वर पे है, सिल्वर से ज्यादा मरकरी पे, मरकरी से ज्यादा कॉपर पे। अब कॉपर से ऊपर कौन कौन दिख रहे हैं? तो यहां से आपको दिख रहा है पोटेशियम, सोडियम को हटा सकता है, इन सबको भगा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो कॉपर के नीचे ही ये सारी की सारी चीजें। देखो गोल्ड भी नीचे है, प्लैटिनम भी नीचे है, सिल्वर भी नीचे है, तो इनकी इतनी हिम्मत तो नहीं कि अपने से ऊपर वाले को हटा ले। लेकिन आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो आयरन कैन रिप्लेस कॉपर एंड फॉर्म, यहां पर क्या बन जाएगा, जब ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा हमारे पास आयरन प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। बैलेंस नहीं किया मैंने, बट आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो इस तरीके से क्या करेगा, आयरन कर देगा रिप्लेस। और इस तरीके की रिएक्शन को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम कहेंगे आयरन कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम एंड फॉस्फोरस कैन बी यूज्ड इन। अब क्वेश्चन आ रहा है सोडियम फॉस्फोरस कहां यूज होता है? मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायर्स, फर्टिलाइजर्स या फ्यूल। तो आपने सुना भी होगा कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम NPK दड़ती है।
तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब मशीनरी में हमारा फॉस्फोरस तो यूज होगा नहीं, यानी कि फर्टिलाइजर में यूज होगा। तो पोटेशियम जहां पर है वहां पर हम याद रखेंगे कि सोडियम भी हम यूज कर सकते हैं एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे जो क्रॉप हम उनमें बोएं या क्रॉप जो उसमें ग्रो करें उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग मैनी नेचुरल रिसोर्सेज which inexhaustible resource should be used to produce electricity। भाई बिजली हम बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका बताओ जिसमें जो बिजली बने वो इनएग्जॉस्टिबल हो, यानी कि खत्म ना हो रहा हो वो तरीका, हम बार बार बना सके मतलब उससे बिजली। तो हम क्या कोल यूज करेंगे, क्या नेचुरल गैस यूज करेंगे, पेट्रोलियम यूज करेंगे, या फिर वाटर यूज करेंगे? तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हम एक ऐसी चीज यूज करेंगे विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। इनएग्जॉस्टिबल यानी कि जो एग्जॉस्ट ना हो, तो पानी, बहता हुआ पानी, आप डैम बनाएं, उस पानी को स्टोर करें और इस स्टोर से क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो वाटर विल बी द राइट आंसर। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम तो एक टाइम के बाद खत्म ही हो जाएगा, तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल हो गए, रिन्यूएबल हो गए, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग कोल इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक। हमने कहा जब हम क्या करेंगे, कोल को प्रोसेस करेंगे तो उससे मिलने वाले कुछ बाय प्रोडक्ट्स होंगे, सिंथेटिक डाइज होंगी, नैप्थलीन होंगी। तो ये बाय प्रोडक्ट कब बनता है? कोल गैस होती है, कोल तार होता है, कोक बनती है, या फिर पैराफिन वैक्स बनती है। ये कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम बाय प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी कि जब हम किसी कोल को प्रोसेस करेंगे, कोल को क्या करेंगे, प्रोसेस, हीट वीट करके कोल पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से हमारे पास प्लास्टिक है, सिंथेटिक डाई है, नैप्थलीन है, इनको बनाने में हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कोल गैस, दूसरा कह रहा है हमारे पास कोल तार, तीसरा कह रहा है कोक, और चौथा कह रहा है पैराफिन वैक्स। तो कोल तार यहां पर बाय प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एंड में क्या बचेगा, कोल तार। तो कोल तार क्या होता है, एक ब्लैक कलर का थिक विस्कस लिक्विड होता है ना, काले कलर का मोटा सा विस्कस, यानी कि जो बहने में ज्यादा ना, जिसके अंदर बहावट हो, फ्लो ना कर सके, बहावट नहीं मतलब जिनके अंदर फ्लो ना हो, बहावट है मतलब जो बहता ना हो, जिसके अंदर कम बहने की क्षमता हो, उसको हम कोल तार कहते हैं। तो यहां पर कोल का जब भी प्रोसेस होगा या नैप्थलीन का प्रोसेस होगा या कुछ भी होगा, तो हमें क्या मिलेगा, कोल तार मिलता है। शूटिंग स्टार्स आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सीज, मेटेओर्स या एंड्रोमेडा। तो आपको पता है शूटिंग स्टार कब होता है, जब एक मेटियोर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। मेटेरॉइड, जब एक मेटेरॉइड अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो फ्रिक्शन व्रिक्शन से वो आग पकड़ लेता है और हमें ऐसा लगता है जैसे एक तारा टूट रहा है, शूटिंग स्टार है। तो जब हमारे अर्थ के, पृथ्वी में कोई मेटेरॉइड एंटर करता है, मानो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये पृथ्वी का क्या है, वातावरण, एटमॉस्फेयर है, और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये आएगा तो ये क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। क्या कर लेगा, इस पे आग लग जाएगी, फायर लग जाएगी, और हम इसको बोलते हैं मेटियोर। मेटियोर, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे, मेटियोर। तो मेटियोर हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। शूटिंग स्टार्स हम मेटियोर्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोसेटिंग मटेरियल कंसिडर वर्सेटाइल इज बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी और प्लास्टिक। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा थर्मोसेटिंग मटेरियल जो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल यानी कि इसके अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग अभी हमने पढ़ा था वो जो आग लगाने पर सॉफ्ट ना हो, गले ना। तो मेलामाइन हमारा थर्मोसेटिंग है और बेकेलाइट भी हमारा थर्मोसेटिंग है। लेकिन मेलामाइन के यूज बहुत सारे हैं, इसके यूज बहुत हैं। फायर कपड़े वाले कोटिंग मेलामाइन की, किचन के हमें बर्तन भी बनाने होते हैं, बर्तन के हैंडल बनाने होते हैं, मेलामाइन के। जमीन के फ्लोर के टाइल बनाने हैं, जमीन में फ्लोर, अब जो लग रहा है फ्लोर हमारा बनने लगा है, मेलामाइन का। यानी कि मेलामाइन हमारा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और काफी वर्सेटाइल, यानी कि इसके अलग 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 उपयोग भी हैं।
सो दैट्स ऑल, ये हमारे पास केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन थे जो आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इसी तरीके से मैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास लेके आऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो क्लासेस अच्छी लगी हो या कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइबर भी जरूरी हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।